अगर मैं आपसे कहूँ किसी राइडर की पहली राइड ही 11,000 किलोमीटर की है, 50 दिन घर से दूर और 14 स्टेट्स उसने कवर किए हैं और उसका बजट गया है 60-70-80 हज़ार प्लस, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। बट आज मेरे साथ हैं एक ऐसे राइडर जिन्होंने कर दिखाया है। उनका नाम है मिस्टर तनीश। आप पहले अपने बारे में बताइए एक बार अपनी ऑडियंस को। तो राधे राधे, मेरा नाम है तनिष सैनी और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। और जो मैंने राइड करी थी 12 ज्योतिर्लिंग ऑल इंडिया राइड, तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे। और वैसे मेरे को 4 इयर्स हो गए राइड करते हुए, और अभी मैं जो राइड करता हूँ वो हिमालयन 450 से करता हूँ, रॉयल एनफील्ड की। ठीक है, तो आपके मन में कैसे आया कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग की राइड प्लान करनी चाहिए? मेरे मन में ऐसा है कि पहले शुरुआत में मैं सभी ऐसी जगह जाता था जहाँ पर, जैसे केदारनाथ गया मैं पहले, और सारी स्पिरिचुअल वाली जगह जाता था। पर मैं देखा यार छोटी राइड नहीं करनी, मेरे को बड़ी राइड करनी है। तो मैंने क्या है, बड़ा करना था कुछ, कि अपन ऐसा क्या करें। फिर मेरे माइंड में मैंने खूब रिसर्च करी, फिर मेरे को आइडिया है कि अपन 12 ज्योतिर्लिंग करते हैं। तो ऐसे बना प्लान कि अपन ऐसे जा सकते हैं। ये पूरा वीडियो होने वाला है मेरा 12 ज्योतिर्लिंग राइड इन्होंने कौन सा रूट लिया, कितने दिन प्लानिंग हुई, कौन कौन सी जगह इन्होंने देखी, 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या कौन कौन से फेमस प्लेसेस पे गए, और कहाँ पे लोग अच्छे मिले तो कहाँ पे इनको लोग ख़राब मिले, कहाँ पे दिन अच्छे गए, रो हाईवे अच्छे थे, कहाँ पे नहीं थे। तो उन सब के बारे में 1 बाय 1 अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा था, कि आप या मैं भी कभी राइड प्लान करें तो अपन इस वीडियो को देख सकें और फॉलो कर सकें अपने आगे वाली जर्नी। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि आपकी फर्स्ट सोलो राइड इतनी बड़ी प्लान क्यों की? ये मैंने इतनी बड़ी प्लान इसलिए करी क्योंकि शॉर्ट राइड में करता था। हाईएस्ट 12 ज्योतिर्लिंग से पहले मैंने कर रखी थी लास्ट राइड वृंदावन की। अच्छा। 240 किलोमीटर की। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैंने एक 11,000 किलोमीटर की राइड करी मैंने। तो इतनी बड़ी राइड करने के बाद में अब कोई छोटी मोटी राइड पे जाते हो ऐसा फील आता है कि राइड पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, अब ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। मतलब जब तक 500 किलोमीटर में बाइक नहीं चलाता, मेरे को लगता ही नहीं कि मैं राइड पर निकला हूँ। ये बहुत बड़ा इशू होता है जब आप कुछ ज़्यादा लॉन्ग राइड्स कर लेते हैं, फिर छोटे मोटे आप से लगता है अरे यार क्या ही परेशान हो रहे हैं। हाँ। चलिए, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मैं ज्योतिर्लिंग राइड करने वाला हूँ? जब मैंने, ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि जब मैंने फैमिली को बताया कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग जाना है, वो ठीक है, पर वो भी बाइक से जाना है, बाइक राइड। तो इस जगह जो अपनी फैमिली होती है वो सभी मना कर देते हैं। तो मेरे को भी 1.5 साल लगे उन्हें मनाने में कि मेरे को राइड करनी है, बाइक से जाना है, 12 ज्योतिर्लिंग ऑल इंडिया का टूर करना है। तो टाइम लगा, पर 1.5 साल में वो मान गए। और किस किस ने मना किया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने मम्मी पापा को बताया था, उन्होंने भी पहले मना ही कर दिया था। पर फिर दादाजी को बताया, फिर सबको पता चला तो बोले अकेला जाएगा। सब मना करते थे, बोले यार तू पागल तो नहीं हो गया, अकेला राइड करेगा इतनी दूर, कहीं गया भी नहीं इससे पहले। क्योंकि इनकी ये पहली सोलो राइड थी, मतलब इवन की वृंदावन के अलावा, वृंदावन भी आप सोलो थे ग्रुप में थे? सोलो, बट पूरा इंडिया कवर करना, जिसमें आप बिहार जा रहे हो, झारखंड जा रहे हो, छत्तीसगढ़, इसमें मेरे को डर लगता है जाने में, सोलो राइड कवर करने में। बट इतने सारे लगेज के साथ इन्होंने कवर किया, तो हेड्स ऑफ है यार इनको। चलिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक से रिलेटेड क्वेश्चन की, फिर हम आगे बात करते हैं रूट के, स्टे की, पेट्रोल वगैरह सब की। सो आपके पास कौन सी बाइक है अभी? मेरे पास अभी है हिमालयन 450। और ये बाइक की क्यों यूज़ करी आपने? ये बाइक मैंने इसलिए चूज़ करी, इसका एक तो पहला लो मेंटेनेंस, और ऑल ओवर इंडिया में इसकी सर्विस हो जाती है। अच्छा, इसलिए आपके पास में मेजरली क्या क्या राइडिंग है इससे? मेरे पास में राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स और हेलमेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लगेज वगैरह? लगेज वगैरह में मेरे पास सैडल बैग, टेल बैग की जगह लगाता हूँ, वो मेरा ट्रैकिंग बैग लगा। कैमरा, इंस्टा 360, ड्रोन वगैरह नहीं है। ठीक है। बाइक की सर्विसिंग कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ी आपको, कि कहीं पे फंसे आपकी बाइक, लग रहा है कि यार अब तो फंस गए? थैंक गॉड कि इनफील्ड का सर्विस सेंटर पूरे इंडिया में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं पे हुआ ऐसा? ऐसे मैंने मेरी 11,000 किलोमीटर की राइड पर सिर्फ एक जगह सर्विस करवाई। मैं घर से निकला था तो
मैंने चलाने के बाद मैं चेन्नई में सर्विस करवाया था मेरी फर्स्ट। सभी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं यात्रा में सफल करूं मेरी पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की, सफल और सुफल हो जाए। हाँ सफल हो जाए। अंकल का भी आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं चेन्नई की तरफ। चेन्नई में इस बाइक की सर्विस करवाएंगे अपन गरुड़ की। मैंने इसका गरुड़ नाम रखा है, भगवान विष्णु के बांध के नाम भी इसको डैडी। तो पूरा कवर करके चेन्नई, मतलब अराउंड 50% राइड के बाद में। हाँ। तो अब बात करते हैं हम इनके रूट की, इन्होंने कौन कौन सी जगह कवर करी उसकी। सबसे पहले बात करते हैं इनके स्टेट कौन कौन से कवर है, वो बताइए एक बार। जो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग राइड पर स्टेट कवर करे, पहले मैं जयपुर राजस्थान से निकला, हरिद्वार उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी। वहां से फिर मैं जयपुर आया, राजस्थान। बहुत बहुत ज़्यादा किलोमीटर हो गए, बहुत, मतलब इसमें शायद आधा से आधा भारत कवर हो गया इसमें तो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तनिष मुझे जो फर्स्ट टाइम मिले थे जब मैं अपने गुजरात सोलो राइड पर था, तो ये मुझे मिले थे द्वारकाधीश में, द्वारका में। द्वारका में तो पहली बार बेट हमारा द्वारका में हम हाँ, मिले थे। बेट द्वारका में। तो हम फर्स्ट टाइम में देखा यार ये जयपुर से हैं, तनिष से नहीं राइड है यार, बात तो करे रुक के। तो वहीं से जान पहचान हुई है। फिर ये अपनी राइड कंटिन्यू करने निकल गए, तो मैं अपना इधर अपना पूरा सोमनाथ वगैरह देखने चला गया था। और ये शायद से गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। थोड़ी सी देर में गुजरात में एंटर करने वाला हूँ मैं। अपना वीडियो देख के कोई 12 ज्योतिर्लिंग राइड प्लान भी करे तो उसको कौन कौन सा रूट कवर करना चाहिए? अब वैसे तो इंडिया में कितना घूमना चाहो उतना ही कम है। मैंने 50 डेज़ की राइड करी, वो भी मेरे को अब कम लग रही है कि और लंबा करना चाहिए था, पर सबके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो इतना समय निकाल सके। और अगर फिर भी कोई करना चाहता है, पहले मैं जयपुर से गया हरिद्वार, हरिद्वार से मैं गया अपने अयोध्या, अयोध्या के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद मैं गया गया, गया के बाद मैं गया बाबा बैद्यनाथ, जो कि मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग था। बाबा बैद्यनाथ के बाद मैं गया जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के बाद मैं गया विशाखापट्टनम, वाइजैक, वाइजैक के बाद मैं गया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग था। मल्लिकार्जुन के बाद मैं गया तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी के बाद मैं गया चेन्नई, चेन्नई के बाद मैं गया मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल के बाद मैं गया रामेश्वरम, रामेश्वरम से धनुषकोडी, धनुषकोडी से पद्मनाथ स्वामी टेम्पल, उसके बाद मैं गया कोची, गुंटूर, गुंटूर के बाद मैं गया मुदेश्वर, मुदेश्वर के बाद मैं गया गोवा, गोवा के बाद मैं सतारा, सतारा के बाद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग करा मैंने, उसके बाद गृष्णेश्वर किया, फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किया। उसके बाद मैं सूरत में रुका, सूरत के बाद मैं गया सोमनाथ, सोमनाथ के बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, द्वारका से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मैं गया ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से उज्जैन, उज्जैन से जयपुर। तो ये हो गई पूरी लगभग 11 साढ़े 11,000 किलोमीटर की यात्रा, जो शायद एज ए सोलो राइडर इसको कंप्लीट करना बहुत रिस्की है, चैलेंजिंग भी है, मज़ा भी आता है। बट देखो इतने दिन का घूमना, स्टे का देखना, सोलो चलना पीछे से, क्योंकि हर स्टेट भारत में अच्छे है नहीं, आप न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे रोक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो सेफ्टी के साथ जाना भी बहुत बड़ा एक टास्क है अपने आप में ही। बट तनीष जी ने वो पूरा किया है, उसके लिए हेड्स ऑफ इनको। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं वो भी बता दो एक बार। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, गृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर। ये है अपने 12 ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा जो ज्योतिर्लिंग में नहीं था, बट आपने इसके अलावा जो फेमस धार्मिक स्थल या फेमस लोकेशंस कवर करी, वो कौन कौन सी थी? 12 ज्योतिर्लिंग के साथ जो भी मैंने इंडिया के फेमस टेम्पल थे, जैसे अयोध्या, गया, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर कोणार्क टेम्पल, अपने मदुरई टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है ही, उसके बाद पद्मनाथ स्वामी टेम्पल, कृष्णा मठ टेम्पल कर्नाटका,
और भी बहुत सारे द्वारकाधीश में द्वारका मंदिर ऐसे ही। ये वो मंदिर थे जो अपने इसमें नहीं आए, ज्योतिर्लिंग में। ज्योतिर्लिंग में नहीं आए, पर ये बहुत बड़े मंदिर हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे हार्डेस्ट दिन कौन सा था जो लगा कि यार कहाँ पे आ गए इस राइड पे, क्यों प्लान करी मैंने ये राइड, कौन सा दिन था ऐसा? देखो, महादेव की ऐसी कृपा थी कि कोई भी दिन मेरे को ऐसा हार्ड नहीं लगा, क्योंकि हमेशा उनका साथ रहता था। पर कई बार बहुत चैलेंज आए। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं मदुरई जा रहा था, पर लेट होने के कारण मेरे को हाईवे पर ही कहीं पर रुकना पड़ा। तो उस दिन पूरी रात में सोया नहीं। हाईवे पर जिस जगह मैंने, होटल भी कोई नहीं दे रहा था क्योंकि साउथ में दिक्कत आती है। तो वो मेरे को दिन थोड़ा ऐसा लगा था, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी कोई बाइक चोरी कर रहा है। इसके बाद में कहीं लगा कि बाइक इशू देने वाली है, या कहीं पे जैसे नेटवर्क नहीं है तो प्रॉब्लम आई, कहीं पे लगा कि यार पैसे नहीं है या एटीएम नहीं चल रहा है, ऐसी कोई इशू? पहली बात, बाइक की तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि बाइक का नाम ही मैंने गरुड़ रख रखा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं टेम्पल्स की। तो सबसे पीसफुल एक्सपीरियंस कौन से वाले ज्योतिर्लिंग का था, या कौन से मंदिर का था जो लगा कि वाह यार ये जगह तो लाइफ में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डे बनने वाला है मेरा आज? ऐसा कौन सी जगह थी? देखो, 12 ज्योतिर्लिंग की सभी मंदिरों में, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 मंदिर है, वहाँ की सभी की एक अलग कहानी है। वहाँ पर एक अलग एनर्जी है हर मंदिर में। तो अपन एक को ऐसे नहीं कह सकते कि ये अच्छा लगा, सारे ही बहुत बढ़िया मंदिर है। मतलब वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते। बट वो एक होता है ना कि पीसफुल की क्राउड नहीं है ज़्यादा, धक्का मुक्की नहीं हो रही लाइन में, थोड़ी व्यवस्था सही है, साफ सफाई है, ऐसा कौन सा था ज्योतिर्लिंग? ऐसा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सबसे इमोशनल कौन सा वाला था कि यहाँ पर तो 2-4 दिन और लग जाऊँ महाकाल की भक्ति में, या महाकाल के अलावा और भी मंदिर देखे आपने, वहाँ लगे कि यार यहाँ तो और टाइम स्पेंड करना चाहिए, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा हो? रामेश्वरम। सबसे डिफिकल्ट कौन से वाले ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन हुए? क्योंकि भारत में हर ज्योतिर्लिंग, हर मंदिर में इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, कहाँ जाए घूमने, तो सब जाते हैं। तो कौन सा वाला ज्योतिर्लिंग था जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा दर्शन करने में? सबसे ज़्यादा मेरे को टाइम लगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन में कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे तो ज़्यादा नहीं है वैसे। 12 ज्योतिर्लिंग को अपन ऐसे कंपेयर कर रहे हैं दर्शनों में, तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को लगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि वहाँ का मैं आपको सीन बताता हूँ। वहाँ पर ऐसा है, अगर आप तिरुपति बालाजी का भी ऐसा ही सेम सीन है। वहाँ पर बहुत संख्या आती है, बहुत भीड़ लगती है वहाँ पर दर्शनों के लिए भी। तो वहाँ पर ब्लॉक बना कर रखते हैं, जेल टाइप, उसमें लॉक लगा दिया जाता है। जैसे 300 जने लाइन पार कर लिए तो उन्हें एक ब्लॉक बना हुआ है, उसमें आपको पैक करेंगे, मतलब आपको बिठाएंगे और लॉक कर देंगे। वहाँ पर खाने की भी व्यवस्था हो जाती है, पर वहाँ पर बिठा कर रखते हैं। तो मैंने 3 घंटे वहाँ पर वेट करे थे। किसी सोमवार के दिन मिली भीड़ कहीं पे किसी ज्योतिर्लिंग में, या सोमवार को किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हो पाए? नहीं, सोमवार को करे हैं मैंने दर्शन, पर मुझे सबसे ज़्यादा जो भीड़ फेस करी मैंने वो मल्लिकार्जुन में करी। इनकी किस्मत अच्छी थी, इनको और जगह भीड़ नहीं मिली, वरना मैं तो यहाँ से हमारे जयपुर से उज्जैन जाते हैं, इसमें इसके पता नहीं इसके 4-4 घंटे क्यों लग जाते हैं दर्शन में। हाँ। देखो वो है कि लोग कहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, हॉलीडे वगैरह, छुट्टियाँ वगैरह। सबसे अच्छे दर्शन जो मेरे को हुए वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे जब मैंने ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करे, तो सिर्फ उस टाइम मंदिर में मैं और पंडित जी थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। कौन से वाले ज्योतिर्लिंग पे आप वापस जाना चाहोगे? सारे एक बार देखो भारत इतना बढ़िया है, भारत में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन है कि यहाँ जाने का मन क्यों नहीं करेगा वापस। मज़ा आता है, मतलब पीसफुल फील होता है हर जगह। अभी तो बहुत सी जगह बाकी है भारत में देखने के लिए। तो भाई चलिए जानते हैं कि अंदर क्या फ़र्क पड़ा इस राइड को कंप्लीट करने के बाद में, अंदर से क्या फील हुआ, क्या बदला बदला महसूस हुआ? इस राइड को कंप्लीट करने के बाद में जो मेन फ़र्क आया, पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप था, किसी से बातचीत नहीं कर पाता था। कोई स्ट्रेंजर होता था उनसे बात बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, मैं शर्माता था बहुत ज़्यादा। पर जब मैंने घर से बाहर निकला 50 दिनों के लिए, तो मैंने जो स्ट्रेंजर लोगों से मिला, मैं बातचीत, क्योंकि सारी चीज़ें खुद फेस करनी पड़ती थी,
कई बार पूछना भी पड़ता था। तो शुरुआत में तो ऐसा लगता था पूछे ना पूछे, पर निकलने के बाद मैं डर निकल चुका था अंदर से कि मैं किसी से भी बात कर लेता था, और जिससे भी बात करता था वो उस जना मेरे को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता था। और सोलो ट्रैवलिंग ने और क्या क्या सिखाया? सोलो ट्रैवलिंग करने से मेरे को जो चीज़ें सीखने को मिली, एक तो डर निकल गया मेरे, और किसी से भी मैं अब बातचीत कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा कि डाउट नहीं रहता कि मैं इससे बात करूँ नहीं करूँ, और एक अंदर चीज़ ऐसी आ गई कि ये इंसान सही है या गलत है, ये चीज़ पता लगने लग गया। हाँ, क्योंकि इतने जनों से मिला मैं इस यात्रा के दौरान, किसी से भी मैं मिलता था तो बातचीत करने पर पता चल जाता इसका इंटेंशन क्या है, आइडिया लग जाता है। तो इंसान आइडिया। देखकर अपन जज कर ही लेते हैं, तो क्योंकि इतने लोगों को फेस करते हैं हम हमारे लॉन्ग राइड पे, इतने हर स्टेट के लोग मिलते हैं। जो नहीं हिमाचल गए तो हिमाचल के लोग मिलेंगे, हिमाचल में एमपी के मिलते हैं तो एमएच के मिलते हैं। जी फिर जी जी। बातें करने से पता लगता है कि यार इंसान कैसे है, वहाँ के इंसानों का नेचर कैसा है, सब पता लग जाता है धीरे धीरे। चलिए अब हम बात करते हैं बजट की, जो इस वीडियो का जिसके लिए आप सब वेट कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं कि इस पूरी ट्रिप का बजट कितना था, खाने का, रहने का, पेट्रोल का, एक्स्ट्रा कहीं पे पार्किंग या कहीं पे मंदिरों का, तो बताइए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पेट्रोल से करें? एक बार आप अपने ट्रिप का बताइए ओवरव्यू कि ट्रिप कितने किलोमीटर की थी, फिर वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे पेट्रोल का। ये मेरी पूरी ट्रिप 50 डेज़ की थी। मैंने पहले प्लान कर रखा था कि मैं 50 डेज़ की राइड करूँगा, 50 डेज़ प्लस 12 ज्योतिर्लिंग ऑल इंडिया करने का जो मेरा किलोमीटर रहा टोटल, वो रहा 11,000 किलोमीटर। 11,000 किलोमीटर की यात्रा करी उन्होंने। बाइक ने माइलेज कितना दिया? ओवरऑल माइलेज बताए तो अपन एवरेज करते हैं कैलकुलेट, तो 25 से 30 के बीच में एवरेज रहा। आपका पूरा एक्सपेंस कितना हुआ पेट्रोल में? मेरा टोटल पेट्रोल का एक्सपेंस रहा 40,000। 40,000। हाँ, तो देख ली भाई लोगों, 11,000 राइड करने में अप्रोक्स 40,000 का पेट्रोल लग गया। आपका ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बाइक कौन सी है उस पर। और मैंने टोटल 34 टाइम्स रिफिल करवाया पेट्रोल। अच्छा, ये भी काउंट कराया आपने? हाँ, मैं तो काउंट नहीं करता, मैं तो ये डलाया 800, 900, 1000 चलने दो, पेट्रोल बाद में चुकाते रहेंगे। इसके अलावा आप बताइए, पेट्रोल का अपना हो गया। हाँ। गाड़ी में कोई खर्चा लगा एक्स्ट्रा? गाड़ी में सिर्फ मेरा 500 रुपये का, 500 से भी कम का मेरा सर्विस चार्ज आया था। एक और बात, कोई चालान कटा? नहीं, कोई भी चालान? कोई हेडलाइट का या मिरर का, कोई रेड नहीं, लाइट कोई का नहीं। बाद में कोई आया हो? कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये अपना गाड़ी वाला काम हो गया, ठीक है, चालान नहीं कटा। अब बात करते हैं हम इनके स्टे की। 50 डेज का स्टे हुआ है इनका, टोटल कितने का? जो मेरा स्टे का था वो मेरा 19,000 का लगा। स्टे इनका लगा है 19,000 का। बट स्टे में जितने भी आपने कैसे फाइनलाइज करते थे रुकना, कि कहाँ पे मुझे रुकना चाहिए, यहाँ पे हॉस्टल देखना चाहिए, यहाँ पर धर्मशाला या यहाँ पे होटल वगैरह, मतलब कैसे क्या कैलकुलेट करते थे? मैं इसके अंदर ऐप का यूज़ करता था, तो उसमें बजट होटल देखता था, धर्मशालाएँ और होटल्स वगैरह सब मिल जाती है उसमें। और यही मैं जब मैं राइड करता हूँ तो मेरा थोड़ा तरीका अलग है। मैं गूगल मैप पे जाता हूँ, वहाँ पे नियर बाय अंडर माय बजट लोकेशन सर्च करता हूँ होटल्स की, फिर जो जो आती है उनको सीधा कॉल लगाता हूँ, हेलो रूम तुम्हारा 900 का आ रहा है गूगल मैप पर, 600 में दे रहे हो नहीं दे रहे, वो बोलते ठीक है आ जाओ, बस ये। बस सबका मेथड अलग अलग है। हाँ। सेफ्टी का कैसे फाइंड करते थे? क्या ये फ़ोटो तो देख लिए, यहाँ तो बढ़िया लग रहा है, बट वहाँ जाके सेफ़ है नहीं है, तो ऑनलाइन बुक करने पे, जैसे आपने ऑनलाइन तो बुक कर लिया, पता लग रहा है कि वो सेफ़ नहीं है, फिर? देखो, मैं सब जगह क्रॉस चेक करता था, पहले मेक माई ट्रिप पर भी चेक करता था, और जब मेरे को लगता था कि ये होटल ठीक है, मैं उसके बाहर चले जाता था, रूम चेक करता था, फिर ऑनलाइन बुक करता था उसे। थोड़ा बहुत मेरा भी ऐसा ही है, काइंड ऑफ। तो लगभग सबसे बुरा एक्सपीरियंस कौन सा था जहाँ पे आपका स्टे का? मेरा जो सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा स्टे का, वो रहा मेरा भुवनेश्वर में। मैं वहाँ पर रात को पहुँचा 9-10 बजे, तो मैं होटल सर्च कर रहा था। वहाँ पर क्या थोड़ा क्राउड था, तो उस वजह से होटल मिल नहीं रहा था मेरे को सिटी में। तो वहाँ पर मैं एक होटल में गया, मैंने बोला कि मैं ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग ऑल इंडिया राइड कर रहा हूँ, तो मेरे को होटल चाहिए, रूम चाहिए। मेरे को रूम चाहिए।
तो उन्होंने देखा कि मैं ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताऊँ क्या बोला कि मैं यूट्यूबरों को रूम नहीं देता। तो वही हम के खा जाते हैं किसको होटल को। लोग आर थिंकिंग, लोग पता नहीं क्यों भरे रहते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सी जगह था? वैसे तो सब जगह अच्छे बट जहाँ ऐसा थोड़ा लग्जरी टाइप फील हो रहा हो, बट पैसा नहीं लग रहा हो, अपना कम लग रहा हो, खाना थोड़ा बढ़िया मिल जाए ऐसा। रामेश्वरम। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था फूड में? फूड में मेरा एक्सपेंस लगा था 17,000। 17,000, 17,000। स्टे का कितना हुआ था? 19। इनका 19,000 में स्टे कर लिया इन्होंने 50 दिनों का। मैं ट्रिप पे जाता ना, पता नहीं मेरे से ज़्यादा खर्चा क्यों हो जाता है। मेरे 50 दिन का ट्रिप का स्टे का खर्चा हो जाता है लगभग 30 से 40,000। क्योंकि मैं देखता हूँ कि यार थोड़ा बड़ा रूम ले लेते, सामान फैला रहेंगे, बट बड़ी राइड करते थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। बट क्या पता आगे कौन सी इमरजेंसी में पैसे काम पड़ जाए। मेरे को तो क्या है, ऐसे उधार दे देते हैं लोग बाग, तो मैं कर लेता हूँ। पर मैं भी सब जगह सिंगल बेड नहीं, डबल बेड ही रूम लिया हूँ। उसमें मैंने 17,000 करा है। मेरा जो सबसे सस्ता होटल था वो लिया था मैंने 103 रुपये का रूम। सिर्फ 103 का? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं नहीं, दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये चेक करिए भाई 103 रुपये में तिरुवनंतपुरम में, ये देखो स्क्रीनशॉट में लगा दिया, आप देखो 103 रुपये में बुक हुआ है भाई। वो भी 1 रूम डबल बेड डीलक्स टीवी वाला, टीवी एसी वगैरह सब। और सबसे महंगा मैंने लिया था 1700 रुपये में। कहाँ पे? शाहजहाँपुर। क्यों? यूपी। मतलब महंगा क्यों लेना पड़ा? फर्स्ट डे पर लिया था मैंने, सेकंड डे पर। शुरू में ऐसा होता है। शुरू में। बेस्ट सीजन कौन सा है ये राइड करने के लिए? जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी। हाँ मतलब साउथ का उधर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साउथ में ये उड़ीसा साइड है, तो थोड़ा चिल माहौल रहेगा, वो चाहिए। जनवरी फरवरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जनवरी में अगर आप साउथ की तरफ भी जाएंगे तो आपको गर्मी मिलेगी, पर अगर आप मई जून जुलाई तो जुलस जाओगे। हाँ। मैं गया था ना साउथ के अच्छा, ट्रिप पे, अच्छा। तो दिसंबर में था, तब भी वहाँ उन्नार मोटी साइड गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा। ये राइड करने से पहले कितनी राइडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए? देखो, क्योंकि इस राइड में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी कमर की बैंड बच जाएगी। हाँ। एक तो देखो, मैं आपको जैसे अगर मैंने खूब सारी राइड करी होती तो मैं आपको बोलता कि मैंने इतनी राइड करी है, उसके बाद मैंने ये करी। पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने इससे पहले सिर्फ वृंदावन गया था, हाईएस्ट 240 किलोमीटर की राइड करी थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट जंप करी 11,000 किलोमीटर की राइड। तो ये प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं दे सकते आपको इस बात का, सॉरी इसके लिए। लॉन्गेस्ट मतलब कितना किलोमीटर चला रहे थे डेली? मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस ज़रूरी है, थोड़ी बहुत राइडिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, पर एक अंदर जुनून होना चाहिए। वो तो है, जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि 240 किलोमीटर मेरे अंदर सिर्फ एक फोकस था कि मेरा पूरा शिद्दत से कि 12 ज्योतिर्लिंग करना है मुझे। पूरे माइंड में, बॉडी में सबको पता था कि मेरे को कि 12 ज्योतिर्लिंग करना है। सबसे ऐसा कितने घंटे गाड़ी चलाते थे रोज? हर बार अलग रहता था, मतलब मिनिमम मेरी 100 किलोमीटर और मैक्सिमम मेरा रहा था 600 किलोमीटर। ये राइड कभी करो तो सोलो करना चाहिए, ग्रुप में? मतलब 2-3 बाइकर्स हो, या सोलो भी सही है? सोलो राइड करना पसंद है तो आप सोलो करिए, पर लाइफ में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, कहीं पर भी आपकी सिटी से थोड़ा दूर स्टेट चेंज करना, तो साथ में कोई रहे तो बेटर रहता है। हाँ, साथ में 2-3 राइडर्स रहे तो अच्छे, ज़्यादा 10-12 को ग्रुप रहोगे तो परेशानी होती है इसमें। तो पर लाइफ में एक बार सोलो राइड जरूर करना, एक बार ही करना पर जरूर करना। हाँ, मेरा क्वेश्चन अभी एक और आया मेरे मन में कि सबसे अच्छे स्टेट्स कौन से थे, सबसे गंदा स्टेट कौन सा था, ऐसे लगे कि इसमें तो जल्दी जल्दी निकल जाऊं? सबसे अच्छा मुझे लगता है गुजरात, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत हेल्पफुल है। हाँ, हर जगह मेरे को हेल्प मिलती थी, हर जगह। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और सबसे गंदा? साउथ की तरफ मेरे को बहुत परेशानी आई, क्योंकि वहाँ पर हिंदी में कोई बात नहीं करता। अगर पता चले कि आप नॉर्थ की तरफ से आए तो वो ना कुछ एड्रेस बताते हैं, स्टे के लिए भी मना किया उन्होंने कई बार मुझे। और कभी ऐसा हुआ कि
गूगल मैप ने धोखा दे दिया और बहुत अलग रूट पे चले गए, बहुत आगे तक चले गए? हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं गुंटूर से जाना था मुझे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अच्छा। मैंने सुबह राइड स्टार्ट करते समय मेरे गूगल मैप पर लगाया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और मैं निकल गया मेरे सफ़र की तरफ। फिर बाद में 270 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मुझे पता चला कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये है ही नहीं, मैं गलत जगह चला गया। और वो भी 270 किलोमीटर। हाँ भाई मैं लिटरली आपको बताऊँ ना, मैं हमारे जयपुर में है ना 60% राइडर्स के है ना आज तक 270 किलोमीटर लंबी दूरी ट्रिप ही नहीं हुई उनकी। अरे भाई साहब 270 तो अलग ही चले गए। गलत। बोलो। मेरी लास्ट, मेरा जो रॉन्ग डायरेक्शन मेरा हुआ 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, वो भी कोटा साइड में। देखा यार एक तो रोड चलते हैं, लेकिन 270 तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो उसके बाद फिर मैंने 210 किलोमीटर और चलाया उस सही जगह पर पहुंचने के लिए। ये इशू मेरे साथ भी होता है, बट मैं अब ऐसा करने लगा हूँ कि जब भी मैं जैसे कोई फेमस मंदिर है ना जहाँ पे जा रहा हूँ, उसको मैप में उसमें रेटिंग्स देखता हूँ। अगर फेमस लोकेशन है तो उसमें 20-30 हज़ार व्यूज तो होंगे, रिव्यूज होंगे। वरना जैसे अभी आपको ये ले लो एग्जांपल, कोई गणेश जी मंदिर ले लो। भाई गणेश जी मंदिर तो हर कॉलोनी में होते हैं, बट आपको तो मोती डोंगरी पे जाना है ना, तो लोकेशन रिव्यू से पता लग जाता है। भाई मोती डोंगरी मंदिर के पीछे वाली गली में मोती डोंगरी मंदिर है, बट अपने को रिव्यूज वाली कैटेगरी पे जाना है लोकेशन पे, तो मैं ऐसे फाइंड आउट करता हूँ। और इसके अलावा कहीं वेदर में दिक्कत हुई कहीं पे, मौसम वगैरह में? मौसम वगैरह में दिक्कत मेरे साथ एक बार हुई थी। मैं रामेश्वरम से धनुषकोडी गया था, तो उस टाइम पर मैं धनुषकोडी पहुंच गया। वहाँ पर वो इंडिया का लास्ट रोड है। वहाँ पर मौसम ऐसे चेंज होता है कि अभी बारिश आ रही है, फिर 5 मिनट बाद धूप आ जाएगी और 5 मिनट बाद ही फिर से बारिश आ जाएगी, ऐसा मौसम था। तो सबसे ख़तरनाक बारिश मैंने धनुषकोडी की देखी थी। है ना, इतनी तेज हवा चल रही है, मतलब इंसान खड़ा खड़ा चल रहा है। और ये हमें जो आगे राइडर मिले थे, बाइक यहाँ पर खड़ी कर रखी है। और कहीं पे बढ़िया प्लेजेंट मौसम तो बाकी चल ही रहा होगा साउथ में, मुझे साउथ बताया में कहीं पे चोरी वगैरह वाला सीन हुआ? चोरी वगैरह, हाँ सीन ऐसा हुआ था मेरे साथ। ये मेरे साथ हुआ था गुजरात में। पर अभी मैंने आपको पहले बताया कि सबसे अच्छा जो मेरे को लगा गुजरात में, हाँ सबसे अच्छा मुझे गुजरात में लगा। पर एक जने की वजह से मैं पूरे गुजरात को बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि इस सफ़र में 90 लोग अच्छे मिलेंगे तो 10 तो बुरे मिलेंगे। हुआ गया था गुजरात में? गुजरात में मेरे साथ हुआ था कि मैं बेट द्वारका के गया था। सुनना, आप पूरी बात सुनना, फिर मैं बताऊंगा गलती किसकी। हाँ। क्योंकि उससे होने से पहले मैं इनसे मिला था, हम वही मिले थे ना? वही मिले थे। तो मैं बेट द्वारका में गया, मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई। पार्किंग से मेरे को पता चला कि मंदिर के पट अभी नहीं खुलेंगे, तो पार्किंग वाले के साथ में चला गया। वहाँ पर एक हनुमान जी का टेम्पल है, वही मेरे साथ गया पीछे। वो मेरे को हेल्प के लिए बोला कि आप मेरे को छोड़ देंगे। मैंने चल चलिए आप। मुझे उस टाइम भी डाउट लग रहा था कि जो मेरा पीछे बैग है उसे कोई छेड़ रहा है, मतलब ऐसे। फिर मैं इसे वहाँ पर मैं वापस से बेट द्वारका आ गया। बेट द्वारका में मैंने बाइक पार्क करी। फिर वो जो मेरे साथ जना गया था उसने मेरे को ऐसे बोला कि आप अपना लगेज वगैरह यहीं रख दीजिए। पर मैंने सोचा कि मेरे साथ इतनी दूर जाकर आया है, क्या कर रहेगा, मैं दर्शन कर कर आ जाऊँगा। मैंने मेरा हेलमेट, जो भी मेरे इम्पोर्टेंट सामान वाला बैग था, वो मैंने उधर रख दिया उसके रूम में। मतलब किसकी गलती थी ये मेरी ही गलती थी। वहाँ पर इतने लॉकर्स रूम थे यार, 100 बार लॉकर रूम थे, वहाँ रखना चाहिए था भाई। सुविधा क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि बस सीन हो सकता है, इतने इसलिए बन रखे हैं। बट देखो ज़्यादा ही मासूम बनोगे तो ठगे जाओगे दूसरी जगह। तो फिर वो बाइक वगैरह कहीं पे लोड अनलोड करना पड़ा? बाइक लोड अनलोड कहीं ऐसी, मतलब बाइक में कुछ खराबी वैसा अनलोड नहीं करना पड़ा। पर मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे जाना था सूरत से सोमनाथ। अगर मैं सूरत से सोमनाथ बाय रोड जाता तो मेरे को लगते 2 दिन, क्योंकि वो पूरा बरोगड़, क्या बोलते हैं, भरूच? नहीं, कोई सी नाम की जगह है, वडोदरा। हाँ, वहाँ से घूमकर मुझे पूरा जाना पड़ता। पर मुझे किसी ने सजेस्ट करा आप बाय रोड क्यों जाते हो, बाय शिप जाओ।
अब मैं आपको बताता हूँ। आप सूरत में गोगा पोर्ट है, नहीं सूरत में हजीरा पोर्ट है, हजीरा पोर्ट से गोगा पोर्ट है गुजरात में। वहाँ से आप बाइक, कार, बस ये सारी अपनी लोड करवा कर जा सकते हो। ये देखो आप, ये कहीं पे ऊपर आ रहा होगा डिस्प्ले पे, ऐसे पूरा शिप रहता है जिसमें कार्स, बाइक्स वगैरह लोड हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका कितने का टिकट था वहाँ पर? वहाँ पर मेरा 800 रुपीज़ बाइक का टिकट का था, बाइक का, प्लस इसमें सोने का भी कुछ मिला था शायद, हाँ। है ना? हाँ। और शायद कुछ नाश्ता वगैरह मिलता है? नाश्ता नहीं मिलता, पानी नहीं बोतल। मिलता, पानी वानी जो भी है, लेकिन आपका टाइम बच जाता है 2 दिन का, हाँ। तो इट्स अ गुड ऑप्शन। और एक अलग एक्सपीरियंस होता है शिप में, मैं कभी बैठा भी नहीं था। हाँ, तो बाइक में शिप लेके जाना तो हाँ। अलग एक्सपीरियंस। ये लो भाई, अपन इसके अंदर जा रहे हैं। भाई यहाँ पर ट्रक भी है, खूब सारे ट्रक है, पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँगा। अरे स्लिप होती है भाई ये तो ये मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, तो आप इनका आंसर दीजिए। फेवरेट ज्योतिर्लिंग? फास्ट फास्ट फास्ट, इतना धीरे नहीं यार। फेवरेट ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। टफेस्ट रोड? केरला। फेवरेट स्टेट? गुजरात। बेस्ट फूड? फूड में क्या है? कुछ यार, इतनी बड़ी ट्रिप थी, आधा इंडिया कवर कर लिए, खाने का पता नहीं यार क्या खाया था कुछ बढ़िया। बेस्ट फूड में नॉर्मली मेरा रहता था कि थाली। थाली? कहाँ की थाली फेमस? गुजरात की, महाराष्ट्र की, साउथ की? जो सब जगह उड़ीसा की? अलग अलग टेस्ट है, पर गुजरात। ठीक है। बेस्ट सनराइज? कन्याकुमारी। बेस्ट सनसेट? ये धनुषकोडी। टाइम लगा शायद, बेस्ट नहीं होगा ना? कोई ऐसा बंदा जिसे भूल नहीं पाओगे? ऐसे इस यात्रा में बहुत से लोग मिले। कोई जिनसे कांटेक्ट बना, अभी भी है कांटेक्ट? हाँ। ठीक है। ऐसा कोई मोमेंट हुआ जिसमें रोना ही आ गया हो? हाँ, एक तो मैं हुई। एक तो ये है ही। ऐसा कोई मोमेंट बना जिसमें रोना ही आ गया हो? कोई खुशी का या दुख का, कैसा भी? बहुत बार रोना तो नहीं आया, पर थोड़ा इमोशनल बहुत जगह हो गया ऐसे। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो भूल नहीं पाओगे कभी? ये पूरी यात्रा कभी इसके नहीं। अलावा, ये तो सबका कॉमन आंसर है, इसके अलावा कुछ कोई एक्सपीरियंस? इसके वैसे अलावा- बाइक राइड करना भी खुद में एक बहुत बड़ा जुनून है, इतना लंबा, तो कह सकते हैं इसको। पूरी जर्नी को अगर एक वर्ड में से फिनिश करोगे तो क्या वर्ड होगा वो? सुकून। तो अगर ये आज वाले तनिष्क को अगर 50 दिन वाले पहले वाले तनिष्क से मिला दें, तो ये नया वाला क्या कहेगा उसको? क्योंकि नए वाले के पास तो इतना एक्सपीरियंस, इतने मेमोरीज उसने बनाई है उसके बिहाफ पे। वो उसे यही कहना चाहेगा कि वो उसी से होकर आया है। पहले वाले तनिष्क को भी देखा था कि वो कैसा था, डरता था कई चीज़ें करने में, पर अब वाला तनिष्क नहीं डरता कुछ भी करने से। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो था सोलो 12 ज्योतिर्लिंग राइड का, जो इनके द्वारा करी गई थी। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में जल्दी, और इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है, वो भी देते हैं इनको। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, राइड अप नाइट की तरफ से इनको। लो जी सर जी। 12 ज्योतिर्लिंग। वाह। ठीक है, बाय बाय। कुछ बोलना चाहोगे आप मेरी ऑडियंस को? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो इन्होंने गिफ्ट दिया है ना, ये मेरी पूरी यात्रा को फिर से मेरे अंदर दिखा रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा कि ये जो भी चीज़ मैंने करी है ना, वो यहाँ पर मेरे को सामने दिख रही है। आप देख सकते हैं मेरी पूरी बाइक। थैंक यू सर। और ऐसी और यात्राएं करते रहेंगे जरूर, और इनकी जरूर। पॉडकास्ट में आएंगे। हम जरूर एक आने वाली शायद सितंबर अक्टूबर में हमारा राइड का प्लान भी है साथ में। साथ में। तो आप हमको जल्दी बाइक पे भी देखोगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।